जय हिंद दोस्तों। देखिए आपको आज से हम आपको 69th बीपीएससी के लिए आपका प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे। आज से आपको हम डेली 69th बीपीएससी के लिए आपका प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। और देखिए आपका 69th बीपीएससी का आपका एग्जाम डेट आ गया है। ये आपका 30 सितंबर का है। आपको पता होना चाहिए कि 30 सितंबर को आपका एग्जाम है, तो आपका समय बहुत कम बचा हुआ है। इसलिए आपको आज से हम आपको डेली 69th बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट कराएंगे। इसमें आपका दृष्टि आईएएस का है। देखिए आपका दृष्टि आईएएस का हो चाहे आपका आस्था आईएएस का हो, आस्था आईएएस का भी हम प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे। उसके साथ आपका एडिटोरियल का हो और आपका जो ये आपका ये घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो सभी आपका जितने भी पब्लिकेशन है सभी का प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे। और देखिए आपका ये आपका घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन इसमें आपको शामिल किया गया है और आपका न्यू पैटर्न पर आधारित है। ये भी देखिए इसमें आपका 4 ऑप्शन है, 4 ही ऑप्शन है आपका ABCD, यानी 4 ऑप्शन रहेंगे और आपका 1/3 नेगेटिव रहेंगे। तो जो आपका न्यू पैटर्न है इसी पर आधारित आपका ये आपका मॉडल सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन आपका ए होगा अरुणाचल प्रदेश, यानी अरुणाचल प्रदेश में भारत के प्रथम एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन का सेकेंड है, क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 में भारत के पहले भारतीय जैविक डेटा केंद्र की स्थापना की गई, यानी कहाँ पर की गई। ऑप्शन बी होगा फरीदाबाद में, यानी भारत के पहले जैविक डाटा केंद्र की स्थापना की गई। क्वेश्चन आपका थर्ड है कि नवंबर 2022 में प्रक्षेपित भारत के पहले निजी रॉकेट का नाम क्या है। भारत के पहले निजी रॉकेट का नाम क्या है। इसका नाम है विक्रम एस नाम है। ऑप्शन आपका ए होगा विक्रम एस है, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन का फोर है कि आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कारों के संदर्भ में 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में स्वच्छतम शहर का पुरस्कार दिया गया, यानी 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ऑप्शन आपका बी होगा पंचगनी को दिया गया है। ध्यान रखें इंदौर नहीं होगा, इंदौर आपका यानी 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में आपका इंदौर का फर्स्ट स्थान आया है, जबकि आपका 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में आपका पंचगनी को यानी प्रथम पुरस्कार मिला है। इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 5 है कि निम्नलिखित में से किस शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। ये क्या आपका हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। क्वेश्चन का 6 है, क्वेश्चन है कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 के अनुसार भारत में कौन से स्थान पर, यानी भारत कौन से स्थान पर है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 के अनुसार भारत किस स्थान पर है। तो भारत का स्थान 126वां स्थान है। ऑप्शन सी होगा। जबकि आपका प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। प्रथम स्थान में कौन है तो फिनलैंड है, यानी विश्व के सबसे खुशहाली देशों में कौन है प्रथम पर, तो फिनलैंड है। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 7 है, क्वेश्चन 7 है कि विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ। ये आपका स्विट्जरलैंड के दावोस में हुआ था। इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 8 है, क्वेश्चन है कि भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला है। तो ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे लोगों को बाहर निकाला है। ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है कि वर्तमान में इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नसर अल रईसी निम्नलिखित में से किस देश से संबंध रखते हैं। ये आपका यूएई से संबंध रखते हैं। ऑप्शन आपका बी होगा संयुक्त अरब अमीरात के से संबंध रखते हैं। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन है कि भारत और किन देशों के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2022 का आयोजित किया गया। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ये आपका भारत और आपका मलेशिया के बीच हुआ है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 11 है कि 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में किस मूवी को सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म यानी ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन का सी होगा दी फेबलमैन्स। नेक्स्ट का क्वेश्चन 12 है कि मार्च 2023 में किस सांसद को सर्वश्रेष्ठ सांसद के लिए पुरस्कृत किया गया है। ऑप्शन ए होगा असुद्दीन ओवैसी को यह अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन है इडेड्रा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए गिफ्ट सिटी में कार्यालय स्थापित करेगा। गिफ्ट सिटी कहाँ स्थित है।
गिफ्ट सिटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी होगा गांधीनगर में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन है कि डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 मार्च को किस मिशन को लॉन्च किया है? 6 मार्च को किस मिशन को लॉन्च किया है? ऑप्शन बी होगा हर भुगतान डिजिटल को लॉन्च किया है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन है हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को पहली विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI मिली है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर को मिली है। ऑप्शन आपका सी होगा। सभी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि जितने भी आपका क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया सभी आपका करेंट अफेयर का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसे एक बार जरूर बनाइएगा, आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन डिजी क्लेम के बारे में सही है? डिजी क्लेम के बारे में सही है। ऑप्शन आपका ए है कि राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से दावा वितरण के लिए डिजी क्लेम लॉन्च किया गया, बिल्कुल सही आपका। सेकेंड है इस तकनीक को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल यानी NCIP और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली के एकीकरण के माध्यम से सक्षम किया गया, बिल्कुल सही है। 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन का बी होगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन है कि अप्रैल 2023 में वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ हुई? आपका बी होगा वाशिंगटन DC। ये अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में हुआ है। क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन है कि नाटो के 31वें सदस्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन आपका ए है, सही 1 है कि 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना, बिल्कुल सही है। यानी नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड बना है, ये आपका बिल्कुल सही है। आपका 2 है कि नाटो का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में, ये आपका गलत है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, ये आपका ब्रुसेल्स में है, और ये आपका बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यानी आपका 2 क्या है? गलत है। केवल आपका 1 सही है। केवल आपका कथन 1 सही है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका ए होगा। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन है कि टाइम्स पत्रिका ने मार्च 2023 में विश्व के महानतम स्थानों की सूची जारी की है। इस सूची के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है कि यह सूची वार्षिक आधार पर जारी की जाती है, बिल्कुल सही है। सेकंड है इस सूची में विश्व के 50 स्थल शामिल है, ये भी सही है। थर्ड है कि सूची में भारत के 4 स्थल को शामिल किया गया है, ये आपका गलत है। भारत के 2 स्थल को शामिल किया है, 4 स्थल को शामिल नहीं किया है। भारत के 2 स्थल को शामिल किया गया है। इसे भी आप याद रखिए कि भारत के किन 2 स्थलों को शामिल किया है, तो मयूरभंज और लद्दाख को शामिल किया है। याद रखिए मयूरभंज और लद्दाख को शामिल किया है। यानी आपका 1 और 2 आपका सही है। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, केवल 1 और 2। केवल 1 और 2 सभी क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है, इसे आप एक बार जरूर बनाइए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 20 है। क्वेश्चन है कि 21 फरवरी 2023 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 आपका है कि यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है, ये आपका गलत है। ये आपका विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जारी नहीं करता है, यह जारी करता है, याद रखिए US चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है। यानी आपका 1 गलत है। सेकंड है इस सूचकांक में USA को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है। आपका थर्ड है कि भारत को 42वां स्थान प्राप्त हुआ, भारत को 42वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी आपका सही है। यानी 2 और 3 आपका सही है। ऑप्शन आपका बी होगा, 2 और 3। देखिए आपका 4 ऑप्शन किया है, तो हो सकता है आपका इसी पैटर्न पर आपका क्वेश्चन रहे। यदि आपको 4 ऑप्शन किया है तो आपका हो सकता है कि इसी पैटर्न पर आपका क्वेश्चन रहे। ये मत समझिए कि 4 ऑप्शन किया तो क्वेश्चन आसान आएगा, क्वेश्चन आपका इजी नहीं आएगा। हो सकता है आपका इस टाइप का आपका क्वेश्चन आए आपका, यानी UPSC पैटर्न पर कुछ क्वेश्चन का आपको दे, तो हो सकता है आपका, इसीलिए कहते हैं इस प्रैक्टिस सेट को बनाइए, आपका बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन का 22 है। क्वेश्चन आपका 21 है। क्वेश्चन 21 है कि 31 जनवरी 2023 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 जारी किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है कि इस सूचकांक में 180 देशों की रैंकिंग प्रदान की है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि इसमें डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी आपका सही है।
थर्ड है कि भारत को 90वां स्थान मिला है, ये आपका गलत है। भारत को 90 स्थान मिला है, भारत को यानी 85वां स्थान मिला है, भारत को 85वां स्थान मिला है। यानी आपका थर्ड क्या है तो गलत है, थर्ड आपका गलत है, यानी 1 एंड 2 आपका सही है। ऑप्शन आपका ए होगा केवल 1 एंड 2, केवल 1 एंड 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में जारी मुख्य फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार देश में कुल कितने लाख टन खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित है। आपका 22 हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा 3235.54 लाख टन, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 23 है। क्वेश्चन है कि 31 जनवरी 2023 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2022-23 पेश किया। इस संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन का 1 है कि इसके अनुसार वर्ष 23-24 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 6% से 6.8% के बीच अनुमानित है, बिल्कुल सही है आपका, ऑप्शन आपका 1 बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं आपका इसका जो आपका 2 क्या है, आगे हम देखते हैं। 2 में दिया गया कि वित्त वर्ष 2022-23 में सेवा क्षेत्र के 9.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है, बिल्कुल सही है। थर्ड है कि भारत वर्ष 2022 में $100 बिलियन प्राप्त करने के द्वारा विश्व में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्त करता रहा। यह आपका ये भी सही है, आपका तीनों कथन सही है। ऑप्शन क्या होगा डी हुआ, उपर्युक्त सभी कथन आपका सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन 24 है कि हाल ही में महिला फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब किसने जीता। ऑप्शन आपका बी होगा, ईगा विस्टेक ने जीता है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 25 है। क्वेश्चन 25 है कि भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में समग्र चैंपियंस राज्य कौन सा बना है। ये बना आपका उड़ीसा बना है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन 26 है कि जून 2023 में स्क्वैश विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया। ये आपका चेन्नई में किया गया है, ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कर रहा है कि राज्यसभा के लिए नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। ऑप्शन आपका सी होगा, एस फाग्नेन कोन्यांक, ऑप्शन क्या होगा सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है कि संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन क्या होगा आपका बी होगा। देखिए आपका संसद का ऐसे 3 सत्र होता है, लेकिन आपका कम से कम 2 सत्र होना अनिवार्य है, कम से कम आपका 2 सत्र होना अनिवार्य है। इसलिए कहा गया कि 2 सत्र के बीच में कम से कम आपका 6 माह से अधिक आपका गैपिंग नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन है कि वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। यह है के विनोद चंद्रन है। अभी पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किसे वर्ष 2023 का पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। यानी किसे 2023 का पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। तो आनंद कुमार को प्राप्त हुआ है, सुभद्रा देवी को भी प्राप्त हुआ है, कपिल देव प्रसाद को भी प्राप्त हुआ है। इसका आंसर क्या होगा डी होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन क्या होगा डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन 31 है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 21-22 में राज्य में अनाजों का कुल उत्पादन कितना था। ये था आपका 181 लाख टन। इसे आप ध्यान रखिएगा, आपके बीपीएससी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डाटा से आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप याद रखिएगा 181 लाख टन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में अश्वमेघ देवी को नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त आयोग के अन्य सदस्यों को भी नियुक्त किया गया है। इनमें से कौन सा सदस्य शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है प्रभावती मांझी, इसको शामिल किया है। सुलोचना देवी ये भी शामिल है। ऑप्शन सी है सुनीता कुशवाहा, ये भी शामिल है। इसका भी आंसर क्या होगा डी होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट होगा आपका है क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन 33 है कि बिहार में
थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? बिहार में थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ये आपका गोपालगंज में किया गया है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 में किसे विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में भारत के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आपका बी होगा कि ब्रजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया है। क्वेश्चन आपका 35 है कि जुलाई 2023 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी NGT के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? NGT के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन सी होगा CO कुमार सिंह। क्या होगा? CO कुमार सिंह। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 36 है। क्वेश्चन है कि IIT मद्रास के जांजीवार परिसर के नेतृत्व करने वाली पहली महिला निर्देशक कौन बनी है? पहली महिला निर्देशक कौन बनी है? ऑप्शन ए होगा प्रीति अघालियम। क्या होगा? प्रीति अघालियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 का इन्वेस्ट इंडिया का MD और CEO किसे नियुक्त किया है? MD और CEO किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए होगा निवृत्ति राय को नियुक्त किया है। क्वेश्चन आपका 38 है। क्वेश्चन है तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ऑप्शन सी हुआ जस्टिस आलोक आराधे तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। क्वेश्चन का 39 है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब इनमें में से कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? यानी राष्ट्रपति का पद रिक्त है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उस वक्त आपका यानी कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति कार्य करेगा? तो ये आपका भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। ऑप्शन आपका सी होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। ऑप्शन आपका सी होगा। इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 65 में किया गया है। क्वेश्चन आपका 40 है। क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति ने पहली बार किस मामले में अपने पॉकेट वीटो का शक्ति का प्रयोग किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति ने पहली बार किस मामले में अपने पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? ये क्या था? पेप्सो विनियोग विधेयक के पक्ष में किया था। पहली बार पॉकेट वीटो का शक्ति का प्रयोग किया था। ये क्या था? 1964 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे तो पॉकेट वीटो का सर्वप्रमुख प्रयोग आपका 1964 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। पेप्सो विनियोग विधेयक के संबंध में किया था। ऑप्शन ए होगा। और देखिए आपका दूसरी बार किसने किया है? तो आपका 1986 में आपका डाकघर विधेयक, ध्यान दीजिए, डाकघर विधेयक में किया था आपका यानी डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। उसमें ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे तो 1986 में डाकघर अधिनियम के विरुद्ध किया था। 1986 में पॉकेट वीटो का यानी प्रयोग किया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 41 है कि भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोकने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधिकृत है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 111 में है। अब देखिए अनुच्छेद 112 में क्या है? ये आपका यानी भारत के वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम अपने भाषा में बजट कहते हैं, यानी इसका उल्लेख किया गया आपका अनुच्छेद 112 में। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख आपका अनुच्छेद 112 में किया गया है, जबकि आपका अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किया गया है। इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 42 है। क्वेश्चन है कि CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी की किस उद्देश्य से स्थापना की थी? यानी CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन क्यों किया था? ऑप्शन सी हुआ कि राज्य परिषद के चुनाव में भाग लेने हेतु। ध्यान रखिए आपका जनवरी 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का स्थापना किया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष CR दास थे, जबकि मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 43 है। क्वेश्चन है कालिदास के कुमार संभव में किस
चरित्र के जन्म की कहानी है? ऑप्शन आपका बी होगा, कार्तिक के जन्म की कहानी है। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन गण में कौन शामिल होते हैं? ध्यान रखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन शामिल होते हैं? ये आपका संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। ध्यान रखिएगा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के यानी लोकसभा के सभी सदस्य और आपका राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं, यानी निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के। इससे आप ध्यान रखिएगा। जबकि आपका वही बात करें हम राष्ट्रपति के चुनाव का, तो ध्यान रखिए राष्ट्रपति के चुनाव में आपका लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ध्यान रखिए, इसमें केवल आपका निर्वाचित सदस्य शामिल होता है, जबकि आपका उपराष्ट्रपति में दोनों सदस्य शामिल होता है। ध्यान रखिएगा, लेकिन आपका राष्ट्रपति में केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। कौन कौन? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अब प्लस दिल्ली और पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। इससे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति क्रमशः कितने सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के लिए नामित कर सकते हैं? देखिए आपका पहले था आपका कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे, लेकिन इसे अब समाप्त कर दिया है। 104वें संविधान संशोधन, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। यानी अब आपका राष्ट्रपति लोकसभा में एक भी सदस्य को मनोनीत नहीं करेंगे, लेकिन राज्यसभा में कितना करते हैं? राज्यसभा अभी भी 12 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो लोकसभा में आपका 0 और राज्यसभा में 12। आपका देखिए किसी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप गलती से कोई इसमें बी मत लगा दीजिएगा, क्योंकि आपका ये अभी आपका बदल चुका है। यानी आपका लोकसभा में अभी राष्ट्रपति एक भी सदस्य को मनोनीत नहीं करता है, पहले करते थे, उससे लेकिन हटा दिया है। आपका 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा उसे हटा दिया गया। इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 46 है। क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो देखिए आपका यानी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए आपका कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन आपका 47 है। क्वेश्चन 47 है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% तक सीमा निर्धारित की गई है? आपका ऑप्शन बी हुआ, 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसे किया गया। यानी 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं। चाहे वो लोकसभा है तो लोकसभा के कुल सीटों के 15% से अधिक आपका मंत्री नहीं हो सकते हैं। और आपका किसी राज्य की बात करें तो किसी भी राज्य में विधानसभा के कुल संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं। ये आपका किया गया कब? 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया है। इससे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 48 है। क्वेश्चन 48 है आपका देखिए कह रहा है सही सुमिलित नहीं है। यानी कौन सा सही सुमिलित नहीं है? आपका देखिए ताना भगत आंदोलन, कैसर बाबा बिल्कुल सही है। फिर तामर विद्रोह, विष्णु मुंडा ये भी सही है। फिर आपका संथाल विद्रोह, गंगा नारायण ये आपका गलत है। संथाल विद्रोह का शुरुआत किसने किया था? तो सिद्धू और कानून ने किया था। यानी आपका ऑप्शन सी जो है ये आपका गलत है। ऑप्शन सी जो है ये आपका गलत है। अब देखिए गंगा नारायण किस विद्रोह किया था? कौन सा विद्रोह? ये आपका कोल विद्रोह यानी कोल विद्रोह किया था गंगा नारायण। इससे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोसी नदी की सहायक नदी नहीं है? निम्न में से कौन सी कोसी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो आपका कमला बलान तो है और लिखू खोला ये भी है। आपका बलोड़ ये आपका कोसी नदी का सहायक नदी नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन का 50 है। क्वेश्चन 50 है कि बिहार बजट 23-24 के अनुसार वर्ष 23-24 में अनुमानित राजकोषीय घाटा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, लगभग 25,567.83 करोड़ रुपये। ऑप्शन आपका ए होगा। यानी इतना राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है। इससे आप याद रखिए। प्रतिशत में बात करें तो 2.9% होगा।
2.9% होगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। 2.98% होगा, यानी इसे परसेंटेज जब हम बात करें तो 2.98% होगा राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय योजना 2 का हिस्सा नहीं है। ये भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया था, तो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय योजना 2 का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये आपका शामिल है। ऑप्शन बी है सशक्त महिला सक्षम महिला, ये भी शामिल है। ऑप्शन 3 है शौचालय का निर्माण घर का सम्मान, ये आपका इसमें शामिल नहीं है। ये आपका इसमें शामिल नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका सी होगा। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत कथन है, यानी कौन सा गलत कथन है, इसे आपको पहचान करना है। ऑप्शन आपका ए है कि बिहार से प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार पत्र यानी बिहार बंधु है, ये साप्ताहिक था, बिल्कुल सही है। बी है कि बिहार से प्रकाशित प्रथम दैनिक हिंदी समाचार पत्र सर्वहितैषी था, ये भी आपका सही है। सी है कि बिहार का पहला दैनिक उर्दू अखबार नूरुल अनवर था, ये तो आपका सी है, लेकिन ये दैनिक नहीं था, ये आपका साप्ताहिक था, तो यह आपका दैनिक नहीं था, यानी इसीलिए आपका ऑप्शन सी आपका गलत हो गया। ऐसा आपका बिहार का पहला उर्दू अखबार नूरुल अनवर ही है, लेकिन ये आपका ये दैनिक नहीं था, यह साप्ताहिक था, इसीलिए आपका ये ऑप्शन सी है जो गलत है। ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में असत कथन चयन करें, यानी जो आपका गलत कथन है उसे चयन करना है। ऑप्शन ए है कि 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय कलेकर थे, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए आपका सही है। आपका बी है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय कलेकर थे, ये आपका गलत है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.बी. रेड्डी थे। कौन थे? वाई.बी. रेड्डी थे, यानी आपका बी जो है ये आपका गलत है। सी है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे, ये भी आपका गलत है। सी भी गलत है। आपका 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी आपका वर्तमान में एन.के. सिंह है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी आपका वर्तमान में एन.के. सिंह है, यानी आपका सी भी गलत है। इसमें देखा जाए तो आपका यानी बी और सी दोनों कथन आपका गलत है। बी एंड सी आपका दोनों कथन आपका गलत है, यानी इसका आंसर होना चाहिए बी एंड सी दोनों, लेकिन किसी ऑप्शन में नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसका आंसर क्या होगा? बी और सी आपका दोनों होगा। क्वेश्चन आपका 54 है। क्वेश्चन 54 है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में किन किन करों को शामिल किया गया है। ऑप्शन 1 है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, इसे तो शामिल किया है। 2 है सेवा कर को भी शामिल किया है। आपका 3 है केंद्रीय बिक्री कर को भी शामिल किया है। और चुंगी एवं प्रवेश कर, इसे भी शामिल किया है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका सी होगा, उपर्युक्त सभी। देखिए आपका जीएसटी आपका भारत में 1 जुलाई, ध्यान रखिए 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, यानी जीएसटी आपका 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि जीएसटी, ध्यान दीजिए, जीएसटी कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को जोड़ा गया है, इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन चुनिए, यानी जो आपका गलत कथन है इससे आपको चूज करना है कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन आपका ए है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्यों की संख्या 190 है, बिल्कुल सही है। बी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में हुई थी, ये भी आपका सही है। सी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय लग्जमबर्ग में है, ये आपका गलत है। भाई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है, यानी आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका गलत है। ऑप्शन सी जो है ये आपका गलत है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हुआ, क्योंकि आपसे कह रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो आपका ऑप्शन सी असत्य है। क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में विश्व बैंक में कितने सदस्य देश है, यानी अभी वर्तमान समय में विश्व बैंक में कुल कितने देश शामिल है। ऑप्शन आपका बी होगा 189। 189। ऑप्शन क्या होगा? आपका बी होगा। ध्यान रखिए आपका विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुआ था। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुआ था, इससे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन 57 है कि संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ, संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की स्थापना
कब हुई थी? तो एससीओ की स्थापना जून 2001 में हुई थी। एससीओ की स्थापना जून 2001 में हुई थी, इससे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 58 है। क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों में से असत्य कथन चुनिए, यानी जो कथन आपका गलत है उसे आपको चूज करना है। ऑप्शन ए है कि G20 की स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी, बिल्कुल सही है। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। ऑप्शन आपका बी है कि पाकिस्तान G20 का सदस्य देश है, ये आपका गलत है। पाकिस्तान G20 देश का सदस्य नहीं है। G20 का सदस्य पाकिस्तान नहीं है। इसका आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यही आपका गलत है। ऐसे चलिए आगे भी देखते हैं और भी ऑप्शन क्या है। और भी ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन सी है कि G20 देशों के राष्ट्र प्रमुखों की 18वीं बैठक सितंबर 2023 में नई दिल्ली में प्रस्तावित है, बिल्कुल सही है। आपका सी भी तो सही है। तो गलत कौन था? गलत आपका ऑप्शन क्या था? ऑप्शन आपका बी था जो गलत था। ऑप्शन बी आपका गलत है, क्योंकि G20 का सदस्य पाकिस्तान नहीं है। G20 का सदस्य पाकिस्तान नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन है कि तारे का रंग सूचक है। तो तारे का रंग आपका उसके ताप का सूचक है। क्या है? उसके ताप का सूचक है, यानी तारे का ताप के अनुसार उसका रंग निर्धारित होता है। क्वेश्चन का 60 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा और डॉक्टर एनी बेसेंट की सहायता से की गई थी, बिल्कुल सही है। आपका कथन ए बिल्कुल सही है। बी है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना यानी BHU अधिनियम 1917 के तहत हुई थी, ये आपका गलत है। 1917 ने 1915 के तहत हुई थी, यानी आपका बी गलत है। सी है कि डॉक्टर सर सुंदरलाल इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। देखिए आपका सी भी सही है, यानी इसका आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। ए और सी आपका दोनों सही है। ए एंड सी आपका दोनों सही है। क्वेश्चन आपका 61 है। क्वेश्चन 61 है कि हीरकवल्य एक दृश्य है जिसे देखा जाता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय देखा जाता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका ए होगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय देखा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 62 है। देखिए आपका साइंस का क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका है। साइंस कह सकते हैं, ऐसा आपका ज्योग्राफी क्वेश्चन है, लेकिन इसे साइंस में भी एक क्वेश्चन आता है। साइंस में भी एक क्वेश्चन आता है, ऐसे कह सकते हैं आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन 62 है कि सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, पच्छाव और पच्छाव स्तरीय बादलों के प्रतिबिंबन से। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन है कि मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति के किस विशिष्टता से होती है? ठीक है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के कारण मौसम परिवर्तन होता है और धुरी पर 37 डिग्री अंश का झुकाव के कारण मौसम में परिवर्तन होता है। यानी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका ए एंड बी दोनों होना चाहिए, यानी ए एंड बी आपका दोनों होगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, ए एंड बी दोनों सम्मिलित प्रभाव। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी के परितः घूमने वाली कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद। देखिए क्वेश्चन ये कर रहा है कि ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, अब पृथ्वी का एक कृत्रिम उपग्रह है, इसको यानी सैटेलाइट है, जो आपका इसके क्या कर रहा है? चारों चक्कर लगा रहा है। आपका इस सैटेलाइट से यदि हम किसी गेंद को बाहर की ओर फेंकते हैं तो क्या होगा? तो जो गेंद फेंकेंगे वो गेंद भी आपका इसी आपका ऑर्बिट में क्या करेंगे? वो घूमते रहेंगे, ये यानी इसी ऑर्बिट में भी घूमती रहेंगे। यानी क्या होगा? ऑप्शन आपका सी होगा कि पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन 65 है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्वेश्चन आपका 65 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। देखिए आपका 1 में है कि क्लाइव का पुनः भारत आगमन कब हुआ था? ये आपका 3 मई 1765 में दोबारा भारत आया था लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। फिर आपका इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 में हुआ था। अगस्त 1765 में हुआ था। फिर आपका है बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो भाई बक्सर का युद्ध हुआ था आपका अक्टूबर 1964 में।
अक्टूबर 1964 में होता है आपका बक्सर का युद्ध। फिर आपका है वारेन हेस्टिंग्स का बंगाल गवर्नर जनरल बनना। ये कब बना था? ये बना था आपका 1774 में बना था। बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बना था। अब देखिए उसको क्या कीजिए, अरेंज कर दीजिए। इसको आप अरेंज किए, देखिए आपका पहले कौन होगा। सबसे पहले आपका 3 होगा बक्सर का युद्ध, ठीक है। 3 के बाद कौन होगा? सबसे पहले 3 होगा। उसके बाद आपका 1 होगा, ठीक। 3 के बाद 1, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका 2 होगा, ठीक। फिर आपका क्या होगा? लास्ट में 4 होगा, ठीक। चलिए देखते हैं आपका किस ऑप्शन में है। ऑप्शन आपका बी होगा 3, 1, 2, 4। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 66 है। देखिए आपका क्वेश्चन आपका एग्जाम में इसी तरह से पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका 4 ही ऑप्शन है, तो 4 ही ऑप्शन है, तो यानी आपका इसी टाइप से देगा आपका, यानी कथन वाइज आपको कथन के यानी कथन में देकर आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा सा हार्ड करने के लिए। तो आपका देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है आपका एग्जाम में आए, इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आपका 66 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये आपका गलत है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। ये आपका रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे, रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे, वारेन हेस्टिंग्स थे। ये आपका 1 क्या है? 1 आपका गलत है। 2 है कि विलियम्स बेंटिंग यानी लॉर्ड विलियम्स बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 2 आपका सही है, 2 आपका सही है, 1 आपका गलत है। 2 सही है, 1 गलत है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका 2 होगा, केवल 2। ऑप्शन आपका बी होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिए, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देखिए आपका ए में है हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध, बिल्कुल सही है। हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध के समय था। फिर आपका कि लॉर्ड हेस्टिंग्स अंगल नेपाल युद्ध, ये भी आपका सही है। अंगल नेपाल युद्ध के समय यानी लॉर्ड हेस्टिंग थे, ये भी आपका सही है। फिर आपका है लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय अंगल मराठा युद्ध, ये आपका गलत है। तृतीय अंगल मराठा के युद्ध में लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। इसीलिए आपका यानी आपका जो आपका यानी सी है, ये आपका गलत है। लॉर्ड हेस्टिंग थे। ऑप्शन आपका सी गलत है। क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम विस्तार हुआ था, अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए होगा डफरिन के समय। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा डफरिन के समय। कब हुआ था? देखिए तृतीय, ध्यान दीजिए, तृतीय आंगल बर्मा युद्ध में, तृतीय आंगल बर्मा युद्ध में आपका अंतिम रूप से 1886 ईस्वी में बर्मा को यानी ब्रिटिश भारत में मिला लिया था। यानी क्या होगा? ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन ए होगा डफरिन के समय। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन आपका 69 है। क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा को समाप्त किया था। कब किया था? तो 1843 में भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड एलन बरो ने किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, बिल्कुल सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था 1793 ईस्वी में। फिर आपका है कि लॉर्ड ब्लेजली चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, ये आपका लॉर्ड ब्लेजली ने नहीं अपनाया था, ये आपका जॉन लॉरेंस ने अपनाया था। फिर आपका है लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, वह सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड ब्लेजली ने अपनाया था, इसे आप ध्यान रखिएगा। यानी आपका केवल ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन आपका 71 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है कि लॉर्ड एलनबरो अवध का विलीकरण, देखिए अवध का विलीकरण लॉर्ड डलहौजी ने किया था, यानी आपका ये गलत है। फिर आपका लॉर्ड डलहौजी है सिंध का विलीकरण, देखिए सिंध को मिलाया था लॉर्ड एलनबरो ने मिलाया था, यानी उल्टा आपको दिया गया है, ये भी गलत है, बी भी गलत है। सी है लॉर्ड ब्लेजली चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध, ये सी आपका चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड ब्लेजली थे, ये आपका सी है। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन का 72 है। क्वेश्चन 72 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी
अवध का विलीनीकरण, बिल्कुल सही है, अवध को मिलाया था लॉर्ड डलहौजी ने। कुशासन का आरोप मिला था 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कुशासन के आरोप में मिलाया था। फिर आपका बी है लॉर्ड डफरिन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये आपका सही है, यानी लॉर्ड डफरिन के समय में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। फिर आपका सी है लॉर्ड लिटन, यानी ये तो सही है, बी सही है, सी है लॉर्ड लिटन, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना। देखिए आपका प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के समय में ऑकलैंड थे, कौन थे, ऑकलैंड थे, यानी लॉर्ड लिटन नहीं थे, कौन थे, ऑकलैंड थे, यानी आपका सी क्या है, तो सी आपका गलत है। यही करता है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73 है, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा था, यानी सबसे अधिक समय तक रहा था। देखिए ऑप्शन के अनुसार कहा जाए, इसमें आपका ऑप्शन ए जगह लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन आपका 7 वर्ष तक रहा था। ये आपका सबसे अधिक ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो ये होगा, देखिए आपका ये 1899 से लेकर 1905 तक रहा था, ठीक। फिर आपका है लॉर्ड डफरिन, तो डफरिन आपका 1884 से 1888 तक रहा था। फिर आपका लॉर्ड हार्डिंग है, ये आपका 1910 से लेकर 1916 तक रहा था। देखा जाए तो आपका सबसे अधिक आपका इसमें लॉर्ड कर्जन रहा था, ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो। क्वेश्चन का 74 है, क्वेश्चन 74 है कि इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था, ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन सी होगा कि यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाए गए अयोग्यता को हटाया जाना, ऑप्शन आपका सी होगा। इल्बर्ट बिल आपका यानी किससे संबंधित थे, तो यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाए गए अयोग्यता को हटाया जाना, ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 75 है, क्वेश्चन 75 है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था, तो ये आपका लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 76 है, क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए, ऑप्शन आपका दिक्कत है इसमें कि उसके पदावधियों के अनुसार सजाइए, यानी आपको उसको समय के अनुसार सजाना है। देखिए लॉर्ड कर्जन आपका ये आपका 1899 में आया था, ये आपका 1905 तक रहा था लॉर्ड कर्जन, ठीक है, 1905 तक रहा था। फिर आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, तो चेम्सफोर्ड आपका 1916 में आया था और ये आपका 1921 तक रहा था। फिर आपका लॉर्ड हार्डिंग, तो लॉर्ड हार्डिंग आपका ये आपका 1910 में आया था, 1916 तक रहा था। फिर आपका लॉर्ड इरविन है, तो इरविन आपका 1926 में आया था और 31 तक रहा था। आप देख लीजिए, इसको सजाइए, आपका सबसे पहले कौन सा होगा, सबसे पहले आपका जगह लॉर्ड कर्जन आपका 1 होगा, उसके बाद आपका लॉर्ड हार्डिंग 2 होगा, फिर आपका यानी 1 2 होगा, फिर आपका 3 होगा, फिर आपका 4 होगा, यानी आपका क्या होगा, ऑप्शन ए होगा 1 2 3 4। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 77 है, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था, कौन सा भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था, ये था आपका लॉर्ड रीडिंग थे, लॉर्ड रीडिंग थे, ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 78 है, इसे आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। एक से आपका स्थान दिया है, दूसरे से आपका अंग्रेजों द्वारा विलय का वचन कब किसको मिलाया था, इसका आपका ईयर दिया है, ठीक है। देखिए ये सभी को आपका यानी लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा मिलाया गया था, यानी लॉर्ड ब्लेजली का जो सहायक संधि प्रणाली था उसके तहत आपको इसे अंग्रेज में मिलाया, यानी अंग्रेज यानी ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। देखिए संबलपुर, तो संबलपुर आपका नहीं, सबसे पहले आपका संबलपुर यानी ये आपका 1849 में आपको मिलाया गया था। सतारा को 1848 में मिलाया गया था, सतारा संबल बघाट ऐसे था कुछ, तो आपका यानी फिर अवध है, तो अवध को तो लॉर्ड आपका डलहौजी ने 1856 में आपको यानी कुशासन के आरोप में मिलाया था। फिर आपका झांसी है, तो झांसी आपका 1854 में मिलाया था। अब देख लीजिए क्या होगा, आंसर आपका होगा आपका जगह 2143 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन आपका जगह 2143 ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79 है, क्वेश्चन है कि शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया गया था, ऑप्शन आपका ए होगा कि भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 80 है, क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था, ऑप्शन सी होगा कि धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने की
तरजीह दिया गया। आपका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 81 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन थ्योरी के में विश्वास नहीं करता था? डॉक्ट्रिन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था। ये था आपका सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां इसमें विश्वास नहीं करते थे। क्वेश्चन का 82 है। क्वेश्चन कह रहा है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन आपका सी होगा। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। क्वेश्चन का 83 है। क्वेश्चन 83 है, इसमें आपको मैच करना है, यानी 1857 के नेतृत्वकर्ता का नाम दिया गया है, उसे आपको मैच करना है। देखिए वक्त खां ये आपका दिल्ली में नेतृत्व किए थे। फिर आपका मौलवी अहमदुल्ला क्या है? मौलवी अहमदुल्ला है, ये आपका अवध से थे, यानी आपका बी का 1 होगा। फिर आपका है कुंवर सिंह, तो वीर कुंवर सिंह आरा से थे। फिर आपका नाना साहब ये आपका कानपुर से थे। अब देख लीजिए आपका आंसर क्या होगा। इसका देखिए आंसर क्या होगा, इससे यानी आपका ए का क्या है? ए का आपका है 4, ए का 4 है, बी का 1 है, ए का 4 है, बी का 1 है, ए का 4 है, बी का 1, यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन का है क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन आपका 84 है। क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे पामस्टर्न। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टर्न थे। ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन 85 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। ऑप्शन ए होगा कि तृष्णा रूपी अग्नि का समन। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 86 है। क्वेश्चन कह रहा है कि अलारा कलाम कौन थे? अलारा कलाम कौन थे? ये बुद्ध भगवान के प्रथम गुरु थे। बुद्ध भगवान के प्रथम गुरु थे। ऑप्शन आपका बी होगा। बुद्ध भगवान के प्रथम गुरु थे अलारा कलाम। ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 87 है। क्वेश्चन आपका 87 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सी विशेषता महायान बौद्ध मत की है? यानी कौन सी विशेषता महायान बौद्ध मत की है? ऑप्शन ए है 1 है कि बुद्ध में देवतारोपण, बिल्कुल सी है। 2 है कि बुद्धिस्ट के पथ पर चलना, ये भी सी है। ऑप्शन 3 है मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, ये भी सी है। आपका क्या होगा? ऑप्शन 3 होगा, यानी सी होगा। 1, 2, 3 तीनों आपका यानी महायान बौद्ध मत की विशेषता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 88 है। क्वेश्चन 88 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। अब देखिए आपका सबसे प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था आपका राजगीर में। प्रथम बौद्ध संगीत आपको राजगीर में हुआ था। किसके समय हुआ था? ये आपका अजात शत्रु के समय हुआ था। फिर आपका द्वितीय बौद्ध संगीत आपका वैशाली में हुआ था। ये किसके समय हुआ था? ये आपका कला अशोक के समय हुआ था। फिर आपका तृतीय बौद्ध संगीत आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। ये किसके समय हुआ था? ये आपका यानी अशोक के समय हुआ था। और आपका चौथा बौद्ध संगीत कुंडलवन आपका कश्मीर में हुआ था। ये आपका किसके समय हुआ था? ये आपका कनिष्क के समय हुआ था। अब आपको अरेंज करना है। सबसे पहले क्या होगा? राजगीर, यानी आपका हो जाएगा 2। सबसे पहले 2 होगा, फिर आपका 1 होगा। 2 1 2 1 4 3 2 1 4 3 किस में है? ऑप्शन सी में है। 2 1 4 3 ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 89 है। क्वेश्चन आपका 89 है। क्वेश्चन दिया आपका एक से दिया आपका पद चिन्ह, दूसरे से आपका अर्थ दिया है, ठीक है। अब देखिए जन्म, तो ये सब सभी आपका बुध से रिलेटेड है। आपका जन्म, तो जन्म का चिन्ह क्या होता है? कमल होता है। जन्म का चिन्ह आपका कमल होता है। फिर आपका प्रथम प्रवचन, उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया, 2 होगा, यानी बी का 2 होगा। फिर आपका महाबोधि, तो महाबोधि आपका ये बोधि वृक्ष है। फिर आपका त्याग, तो त्याग का क्या होगा? त्याग का चिन्ह घोड़ा है। अब देखिए कौन सा इसका आंसर होगा? ए का क्या है? ए का आपका हो गया, ए का हो गया क्या? ए का 4, ए का 4, बी का 2, ए का 4, बी का 2, सी का 1, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 90 है। क्वेश्चन है कि किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो ये था आपका विजयनगर साम्राज्य का। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 91 है। क्वेश्चन 91 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है कि दीवान और मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल सही है। दीवान और मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी के समय ये आपका राजस्व विभाग था। क्या था? ये आपका राजस्व विभाग था, इससे भी ध्यान रखिएगा।
फिर आपका है दीवान और अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी आपका सही है। यानी दीवान और अमीर को ही, ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये आपका ये कृषि विभाग था। क्या था? ये आपका कृषि विभाग था, इससे भी ध्यान दीजिए, कृषि विभाग था। फिर आपका दीवान और खैरात बलबन, ये आपका गलत है। दीवान और खैरात ये आपका बलबन के समय नहीं था, ये आपका फिरोज शाह तुगलक के समय का, यानी आपका ये फिरोज शाह तुगलक के समय का था। ये आपका दीवान और खैरात क्या था? ये आपका दान विभाग था। फिरोज शाह तुगलक के समय ये दान विभाग था। फिरोज शाह तुगलक के समय ये दान विभाग था, यानी आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका गलत सुमेलित है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 92 है, इसमें आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। ऑप्शन ए में दीवान अर्ज, दीवान अर्ज ये आपका सेना विभाग से संबंधित है, यानी इसका क्या होगा, यानी आपका ए का 4 होगा। फिर आपका दीवान रिसालत, दीवान रिसालत ये आपका ऑप्शन 1 होगा, धार्मिक मुद्दे से संबंधित। फिर आपका है दीवान इंसा, दीवान इंसा यानी आपका सी का क्या होगा, इसका आपका 2 होगा, सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित। फिर आपका है दीवान वजारत, इसका क्या होगा 3 होगा। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका 4 1 2 3 4 1 2 3। ऑप्शन किस में है? ऑप्शन आपका सी में है, 4 1 2 3 ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन आपका 93 है, क्वेश्चन कर रहा है कि किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? किसके सिक्के पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए होगा अलाउद्दीन महमूद शाह, अलाउद्दीन महमूद शाह के सिक्कों पर यानी बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था, यानी अंकित हुआ था। यानी अब देखिए बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम क्या था? इसका नाम था अल मुस्तिस, क्या थे? अल मुस्तिम थे, सॉरी अल मुस्तिम इसका नाम थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 94 है, क्वेश्चन 94 है कि किस संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया, ये दिया 69वां संविधान संशोधन के 1951 के दौरान, यानी 69वां संविधान संशोधन 1951 के द्वारा यानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 95 है, क्वेश्चन है कि चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? ये राणा कुंभा के समय निर्मित हुआ था, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 96 है, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है अजमेर कुव्वत उल इस्लाम, अजमेर कुव्वत उल इस्लाम ये आपका अजमेर में नहीं है, ये आपका दिल्ली में है। कहाँ है? ये आपका दिल्ली में है, यानी आपका 1 ही गलत है, यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका ए होगा, ये आपका गलत है, ऑप्शन ए आपका गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 97 है, इसमें भी आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक से यदि आपका वास्तु शैली और दूसरी से यदि आपका संबंधित राजवंश। ऑप्शन ए में है आपका कि मेहराब की निचली सतह पर कमल कली का झालर, ये आपका खिलजी वंश संबंधित है, यानी आपका ए का क्या होगा 3 होगा, ए का 3 हुआ। फिर आपका अष्टभुजीय मकबरे का उदय ये आपका तुगलक वंश के समय हुआ था, यानी इसका 4 हो जाएगा। फिर आपका है स्तंभों में बोधी गोई का प्रयोग, आपका देखिए सी का क्या होगा, सी का आपका 2 का विजयनगर साम्राज्य। फिर आपका है झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, इसका क्या होगा, देखिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 होगा सरकी, यानी क्या होगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा 3 4 2 1, 3 4 2 1 किस में है? 3 4 2 1 ऑप्शन आपका ए में है, ऑप्शन आपका ए में है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 98 है, क्वेश्चन 98 है, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म बर्फ कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ कहा जाता है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 98 है, क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में कैसी होती है? ये आपका अम्लीय होती है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होती है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 100 है, क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाली रसायन है, फोटोग्राफी में अस्थायीकरण में प्रयुक्त होने वाली रसायन है, क्या होगा? ऑप्शन आपका ए होगा सोडियम थायोसल्फेट। किसका यूज किया जाता है? तो सोडियम थायोसल्फेट का यूज किया जाता है। क्वेश्चन आपका 101 है, क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो मकड़ी कीट नहीं है, क्योंकि मकड़ी आपका ये आर्थ्रोपोडा संघ के है, आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं आपका मकड़ी, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 102 है, क्वेश्चन है
कैल्किस है। ऑप्शन ए होगा कि पुष्प का सबसे बाहरी वक्र है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 103 है। क्वेश्चन है कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? ये आपका यकृत में होता है, इससे आप याद रखिएगा। यानी भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। क्वेश्चन आपका 104 है। क्वेश्चन है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो संचरण की दिशा क्या होती है? परिवर्तित हो जाएंगे। देखिए कोई भी प्रकाश आपका यानी आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम आते हैं तो क्या होता है? ये आपका अभिलंब की ओर क्या होगा? मुड़ जाएगा। अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, यानी आपका क्या होता है? ये आपका दिशा में क्या होता है? परिवर्तन हो जाते हैं, इसके दिशा में परिवर्तन हो जाते हैं। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन आपका 105 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है कि पॉलीथीन की थैलियाँ पॉलीमर से बनी होती है, बिल्कुल सही है। 2 है कि पॉलीथीन को जीवाणु नष्ट कर सकती है, ये आपका गलत है। पॉलीथीन को जीवाणु नष्ट नहीं कर सकते हैं। क्या होगा? केवल आपका 1 सही है, केवल आपका 1 कथन सही है। क्या होगा? ऑप्शन आपका ए होगा, केवल 1। देखिए आपका इस बार आपका 4 ही ऑप्शन रहेगा, तो आपका इसी टाइप से आपका क्वेश्चन में ऑप्शन देगा। हो सकता है आपका इसी टाइप का ऑप्शन आएंगे, यानी आपका कोड के अनुसार क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए, यानी यूपीएससी पैटर्न पर। इसलिए आपको इसको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। ये आपका बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट है, इसे आप जरूर बनाइएगा। आपको डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। अभी से आपका एग्जाम तक डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, तो आप लोग डेली आप 69 बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट को लगाइए, क्योंकि आपको समय बहुत कम है, तो प्रैक्टिस सेट लगाना भी जरूरी है। क्वेश्चन का 106 है। क्वेश्चन 106 है कि रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है कि यह कैंसर पैदा करता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 है कि यह रक्त संचार में व्यवधान उत्पन्न करता है, ये भी सही है। थर्ड है कि यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को अनुसूचित और संतुलन पैदा करता है, ये आपका गलत है। आपका 3 गलत है, केवल 1, 2 सही है। ऑप्शन ए होगा, केवल 1 और 2। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 107 है। क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग किस तरह के प्रदूषण का प्रमुख कारक है? नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग किस तरह के प्रदूषण का प्रमुख कारक है? ये आपका ऊष्मीय प्रदूषण का प्रमुख कारक है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 108 है। क्वेश्चन कह रहा है कि जैव उपचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव उपचार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है कि स्वस्थानीय उपचार के अंतर्गत कंपोस्टिंग, लैंड फार्मिंग, बायोफाइल्स को शामिल किया जाता है, ये आपका गलत है। यानी कथन 1 और 2 दोनों गलत है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। इनमें से कोई नहीं, कोई भी कथन आपका सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 109 है। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। सूची 1 में प्रदूषक दिया है और सूची 2 में प्रभावित अंग दिया है। देखिए आपका क्या है? ऑप्शन ए में है एस्बेस्टस धूल। क्या है? एस्बेस्टस धूल है, आपका ए का हो जाएगा 3, यानी यह फेफड़ा को प्रभावित करता है, ए का 3 होगा। फिर आपका है कार्बन मोनोक्साइड, तो कार्बन मोनोक्साइड ये आपका यानी रक्त धाराएँ को प्रभावित करता है, यानी आपका यानी 1 हो जाएगा। फिर आपका है शीशा, तो शीशा देखिए आपका ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। फिर आपका पारा है, तो पारा ये आपका उदर को प्रभावित करता है, उदर को प्रभावित करता है। इसका आंसर क्या होगा? ए का आपका 3 है, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 110 है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका आखिर है क्या है। क्वेश्चन कह रहा है उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? आपको देखना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन 1 है लिपस्टिक, आपका शीशा दिया है, लिपस्टिक में आपको कुछ मात्रा में शीशा पाया जाता है। फिर आपका 2 है शीतल पेय। फिर आपका मोनोसोडियम ग्लूटामेट, यानी ये आपका गलत है, आपका यानी आपका 2 गलत है, ठीक है, 2 गलत है। इसका आंसर आपका ये होना चाहिए, ठीक है, इसका ये होना चाहिए, तो आपका 2 गलत है, 1 सही है। 3 है चाइनीज फास्ट फूड, इसमें आपका यानी इसका ये होना चाहिए, ये भी आपका गलत है, यानी केवल आपका 1 सही है, केवल आपका 1 सही है। आपका क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए होगा, केवल 1, केवल 1 होगा। क्वेश्चन आपका 111 है। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। देखिए ओजोन परत का संक्षरण, ओजोन परत का संक्षरण किस कारण से होता है? तो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। ऑप्शन क्या होगा? 1 होगा। फिर आपका प्रकाश रासायनिक धुंध, क्या है? प्रकाश रासायनिक धुंध है। अब देखिए बी का क्या होगा? तो बी का आपका हो जाएगा 4 और संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक। फिर आपका हेमोग्लोबिन के साथ संयोजन,
हेमोग्लोबिन के साथ संयोजन आपका देखिए 3 का क्या होगा, इसका 2 होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, फिर आपका अम्ल वर्षा है, क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होता है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखा जाए तो क्या होगा, आपका ऑप्शन बी आ जाएगा, 1423 ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 112 है, क्वेश्चन आपका 112 है। क्वेश्चन करा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए करा है उपयुक्त में से कौन सा उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्र में कोयला दहन से उत्सर्जित होते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड होती ही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रस का ऑक्साइड भी होते हैं, यानी क्या होगा 1 2 3 तीनों सही है, ऑप्शन आपका बी होगा, 1 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 113 है। क्वेश्चन करा है कि आवृत्ति विद्युत धारा में विद्युत तरंग की दिशा और परिणाम बदलते रहते हैं, यानी आपको कहा एसी करंट में, अल्टरनेटिव करंट में कहा है कि विद्युत की तरंग दिशा और परिणाम बदलते रहते हैं। यह परिवर्तन है, यह परिवर्तन क्या होगा, आपका ऑप्शन बी होगा, निश्चित अंतराल के बाद होता है, निश्चित अंतराल के बाद होता है। एसी करंट में देखिए, एसी सर्किट में आपका निश्चित अंतराल के बाद आपका करंट का दिशा और बदलते रहते हैं, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 114 है। क्वेश्चन कर रहा है कि गिनी गुणांक इनमें से किसका मापदंड है। गिनी गुणांक इनमें से किसका मापदंड है, ऑप्शन सी होगा, आय की असमानता। आय की असमानता की गणना करते हैं गिनी गुणांक से। क्वेश्चन का 15 है, सॉरी 115 है। क्वेश्चन कर रहा है सही कथन का चयन करें, सही कथन का चयन करें। ऑप्शन ए है कि द्रव पदार्थ में गैसीय की विलयता तापमान में कमी के साथ बढ़ती है, बिल्कुल सही है। आपका बी है कि द्रव का आकार निश्चित होता है, ये आपका गलत है, पर द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। आपका सी है गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित एवं अत्यधिक तीव्र होती है, ये भी आपका गलत है, यानी केवल आपका ए सही है, केवल आपका ए सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 116 है। क्वेश्चन 116 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे ब्लाइंड कोल कहा जाता है। तो एंथ्रासाइड को कहा जाता है। एंथ्रासाइड आपका कोयला का सबसे उच्चतम प्रकार का कोयला है, एंथ्रासाइड आपका सबसे अच्छा प्रकार का कोयला है, जबकि लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहते हैं, लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 117 है। क्वेश्चन कर रहा है कि ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सही कथन नहीं है। ऑप्शन ए है इसका मापन डेसिबल में होता है, बिल्कुल सही है, पर ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं। डेसिबल मापन माइनस से प्रारंभ होता है, ये आपका गलत है, पर डेसिबल जो है आपका ये 0 से प्रारंभ होते हैं। डेसिबल मापन 0 से प्रारंभ होते हैं, माइनस से प्रारंभ नहीं होते हैं, यानी का आपका बी गलत है, बी ऑप्शन आपका गलत है। सी है कि WHO ने ध्वनि का अधिकतम सीमा 45 डेसिबल निर्धारित की है, आपका सी सही है, सी आपका सी है, यानी केवल आपका बी ऑप्शन गलत है। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 118 है। क्वेश्चन है कि किंगाली समझौता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। किंगाली समझौता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए आपका इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFC श्रेणी के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से, ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 119 है। क्वेश्चन कर रहा है कथन दिया आपका कि दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष दिखाई नहीं पड़ता है, बिल्कुल सही है, दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्योंकि आपका इंद्रधनुष जो होते हैं वो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देते हैं, सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देते हैं। अब जब दोपहर के 12 बजेंगे उस समय आपका जो सूर्य होता है वो आपके सर के सीधे ऊपर होता है, ठीक है, तो इसीलिए आपका यानी इंद्रधनुष 12 बजे दिखाई नहीं देते हैं। ठीक, चलिए इसका कारण देखते हैं कि इस समय सूर्य सीधे सर के ऊपर होता है, अतः वर्षा की बूंदे से प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो पाता, बिल्कुल सही है, इसका कथन भी सही है और इसका कारण भी बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा कि ए और दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 120 है। क्वेश्चन करा है कि वायु के बुलबुले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है कि वायु के बुलबुले की सतह उत्तल होती है, बिल्कुल सही है कि वायु के बुलबुले की सतह उत्तल होती है। फिर आपका 2 है कि पानी में डूबा हुआ, ध्यान दीजिए, पानी में डूबा हुआ बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, बिल्कुल सही है। देखिए ध्यान दीजिए, जब वही आपका वायु का बुलबुला पानी में डूबती हैं तो आपका अवतल लेंस की तरह बिहेव करते हैं, यानी 1 और 2 आपका दोनों सही है, ऑप्शन आपका सी होगा,
ऑप्शन सी होगा 1 और 2 दोनों सी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 121 है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस तापक्रम पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने समान तापमान दिखाते हैं? तो -40 डिग्री सी तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों तापमान सेम होते हैं। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 122 है। क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकती है? क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन क्या होगा? आपका ए होगा। आपका बी क्या है कि वायु दाब कम हो जाता है। आपका गलत है, वायु दाब आपका बढ़ जाता है, यानी केवल आपका ऑप्शन ए सही है। केवल आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 123 है। क्वेश्चन आपका 123 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? सौरमंडल का भाग निरीका ये आपका सौरमंडल का भाग नहीं है। ये सौरमंडल का भाग नहीं है। आपका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 124 है। क्वेश्चन है कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होता है। क्या होगा? ऑप्शन आपका सी होगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 125 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक 54 देश है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। आपका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 126 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो बोर्नियो द्वीप आपका क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 127 है। क्वेश्चन है कि इजराइल की ओवेनिस्ट सीमा यानी इजराइल देश की सीमा किन देशों से लगती है? ऑप्शन ए होगा लेबानन, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ इसका सीमा लगती है। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 128 है। क्वेश्चन कर रहा है कि धावन सोडा सामान्य नाम यानी धोने वाला सोडा का सामान्य नाम क्या होता है? तो धोने वाला सोडा का नाम होता है सोडियम कार्बोनेट और इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। Na2CO3 ये आपका धोने वाला सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 यानी इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। जबकि यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका सूत्र होता है NaHCO3। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 129 है। क्वेश्चन है कि भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए फर पेंटिंग राजस्थान बिल्कुल सही है। फिर आपका सौरा पेंटिंग उड़ीसा ये भी सही है। आपका सी है गुलेर पेंटिंग कर्नाटक ये आपका गलत है। गुलेर पेंटिंग कर्नाटक में नहीं है। ये आपका ध्यान रखिए ये का हिमाचल प्रदेश में है। ये आपका हिमाचल प्रदेश का है। गुलेर पेंटिंग हिमाचल प्रदेश का है यानी आपका ऑप्शन सी जो है ये आपका गलत सुमेलित है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 130 है। क्वेश्चन कर रहा है कि फेमटो का अर्थ है 10 की घात यानी फेमटो का अर्थ होता है 10 के पावर -15 होता है। फेमटो का अर्थ होता है 10 के पावर -15 होता है। ऑप्शन का सी होगा। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 131 है। क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट ध्यान दीजिए प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में किस वर्ष शुरू हुआ था? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका 1992 में शुरू हुआ था। ध्यान दीजिए प्रोजेक्ट एलिफेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में शुरू हुआ था यानी प्रोजेक्ट टाइगर आपका लॉन्च 1973 में हुआ था। जबकि प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका 1992 में शुरू हुआ था। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 132 है। क्वेश्चन कह रहा है कि पोलियो रोग निम्न में से किन के रोग कारक के कारण होता है? तो पोलियो आपका वायरस के कारण होते हैं। ऑप्शन सी होगा। पोलियो वायरस के कारण होते हैं। पोलियो वायरस के कारण होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 133 है। क्वेश्चन है कि अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से है। निम्न में से कौन सा स्थान इनमें से एक नहीं है? भाई लुम्बिनी तो है और सारनाथ भी है लेकिन रायगढ़ ये इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 134 है। क्वेश्चन 134 है कि निम्न में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे। आपका ऑप्शन बी होगा। 1967 से 1969 के बीच मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 135 है। क्वेश्चन है कि गंधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय शैली से है? देखिए गंधार कला ये आपका यूनानी और भारतीय कला का संगम है। यूनानी और भारतीय कला का संगम है आपका गंधार कला। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा यूनान।
ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 136 है। क्वेश्चन है कि किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं माना जाता है? किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं माना जाता है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो है ग्रीन हाउस गैस, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, लेकिन हाइड्रोजन गैस ये आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 137 है। क्वेश्चन है कि अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? ये आपका है एन आर नारायण मूर्ति है, ऑप्शन होगा सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 138 है। क्वेश्चन है कि आलू पोस्तो निम्न में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक व्यंजन है? ऑप्शन होगा सी होगा, या पश्चिम बंगाल का पारंपरिक व्यंजन है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 139 है। क्वेश्चन है कि वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नक्सलवादी शासन के खिलाफ अपने सफल अभियान के आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी? ये आपका 9 जनवरी, ध्यान दीजिए, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रत्येक 2 वर्ष पर भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका ये होगा, यानी जनवरी माह में आया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 140 है। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी परमाणु के नाभिक के आकार की तुलना क्रिकेट की गेंद से की जाती है तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितनी किलोमीटर के बराबर होगी? आपका जगह ऑप्शन ए होगा, 5 किलोमीटर के बराबर होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 141 है। क्वेश्चन 141 है। क्वेश्चन है कि किसी समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं क्रमशः 27 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए, आपका एक समलंब चतुर्भुज है। आपको पता है समलंब चतुर्भुज कैसे होता है? आपका ये देखिए, आपका ये एक समलंब चतुर्भुज है। ध्यान दीजिए, ये आपका समलंब चतुर्भुज है, ठीक। अब देखिए, अब कह रहा है कि इसका जो समांतर भुजा है वो कितना है? आपका 27 और 13 है। अब देखिए, एक सेकेंड ऐसे कर दीजिए, ये आपका ठीक है। अब ये देखिए, ये आपका 13 है और ये आपका यहाँ से यहाँ पूरा कितना है? 27 है। ये आपका यहाँ से यहाँ 27 है। अब ये देखिए, ये आपका कितना होगा? 13 होगा। तो ये आपका टोटल 27 है, ये आपका 13 है। तो देखिए 27 में से आप 13 का माइनस कीजिए, कितना आएगा? आपका 14 आएगा। इसमें मतलब 7 है, ये 7 होगा और ये आपका 7 होगा, ठीक है। अब देखिए और क्या दिया है? और दिया है समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई दिया है 7 सेंटीमीटर, और ये आपका ये ऊंचाई है ये भी दिया कितना? ये आपका 7 सेंटीमीटर दिया है। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अब देखिए ये आपका क्या होगा? ये आपका आयताकार हो गया, आयत हो गया, ठीक। इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे और उसमें क्या करेंगे? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या ऐड कर देंगे। यानी पहले हम क्या करेंगे? इस आयताकार भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए निकालिए, क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई कितना है? 13 है और चौड़ाई कितना है? 7 है। तो 13 गुने 7 होगा प्लस, ठीक, प्लस। अब देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो भाई 1/2 आधार गुने ऊंचाई होगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। तो आधार कितना? 7 है, ऊंचाई 7 है। तो आपका जगह 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो 7 गुने 7 हो जाएगा। लेकिन आपका देखिए इस ट्रायंगल के भी त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना ही होगा, इस ट्रायंगल का भी क्षेत्रफल इतना ही होगा। इसलिए हम सीधे इसमें क्या करते हैं? 2 से हम गुना कर देते हैं। इसी में 2 से गुना करते हैं, 2 आपको कट जाएगा। आपका जाएगा 13 7 91, 13 7 91 प्लस आपका जगह 7 7 49, 91 प्लस 49 आपका आंसर आ जाएगा। 91 प्लस 49, 91 प्लस 49 कितना होगा आपका? 9 1 10, 9 4 13 1 14, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा? 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि मीटर स्क्वायर में क्या होगा? आपका पूछ रहा है मीटर स्क्वायर में क्या होगा? तो भाई 140 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, इसमें मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो क्या करेंगे? आपका यानी क्या होगा? देखिए आपका 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन स्क्वायर है तो क्या होगा? 1000 ने आपका इन्हें 1 पर, हाँ, आपका 10,000 से भाग देना पड़ेगा। 1000 ने 10,000 से भाग देना पड़ेगा। 0 0 कट जाएगा। आपका देखिए 3 अंक, क्या आपका 3 0 है तो 3 अंक के बाद आपका पॉइंट होगा, आपका जगह 0.014 मीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, यूनिट का भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपसे मीटर स्क्वायर में पूछा जा रहा है, इसीलिए आपका आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 142 है। क्वेश्चन कह रहा है यदि x + y + z बराबर 19 है और x × y × z बराबर 216 है और xy + yz + zx 114 है, तो x³ + y³ + z³ +
प्लस एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। देखिए उसको कैसे हम फाइंड करेंगे, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन थोड़ा सा आप स्मार्ट वर्क कीजिए, ठीक है, तब आपको आसानी से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए है एक्स इंटू वाई इंटू जेड कितना है आपका 216 है, तो एक्स इंटू वाई इंटू जेड कितना है 216 है। तो आप ऐसे कीजिए कि 216, एक सेकेंड, क्या है 216 है, ऐसे कीजिए आप 216 को फैक्टर तोड़िए, ठीक है, 216 को, ठीक है, ऐसे आपको फार्मूला से बन जाएगा लेकिन आपको लेंदी बनेगा। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा शॉर्ट बने क्वेश्चन, इसलिए क्या करते हैं 216 को हम क्या करें फैक्टर करेंगे, ठीक है। फैक्टर कीजिए 3 से कीजिए तो 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6। फिर आप क्या कीजिए 3 से कीजिए तो 3 दूनी 6, फिर आपका आएगा 3 चौक 12, फिर आपका 3 से कीजिए 3 अट्ठे 24 आएगा, 2 से कीजिए 4 आएगा, 2 से कीजिए आपका 2 से कीजिए आपका 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा। अब देखिए इसको क्या था एक्स वाई जेड 3 अंक था, 3 अंक में इसको बदलिए तो 3 3 9, एक 9 लीजिए, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी एक 9 लीजिए और आपका 6 लीजिए और 4 लीजिए, ठीक है। अब देखिए इस तीनों को गुना करेंगे तो आपका आएगा 216 ही आएगा, 216 ही आएगा। और इसको ऐड कीजिए तो देखिए तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है 19 है, क्या इसको जोड़ने से 19 आता है, तो 6 4 10 और 9 19 बिल्कुल आता है, यानी आपका तीनों को जोड़ने से आपका 19 भी आता है। इसका मतलब है देखिए आप एक्स की जगह 9 ले सकते हैं, वाई की जगह आप 6 ले सकते हैं और जेड की जगह आप 4 ले सकते हैं। अब देखिए एक्स की जगह आप 9 ले सकते हैं, वाई की जगह 6 ले सकते हैं और जेड की जगह 4 ले सकते हैं। आपको ये इक्वेशन भी सर्टिफाई कर रहा है, ये भी करेगा, ये भी कर रहा है, आपका ये भी करेगा, उसको ट्राई कीजिएगा, ये भी करेगा। यानी हम सीधे क्या करेंगे इसमें सभी जगह क्या करेंगे इसका मान रख देंगे, इसमें क्या करेंगे सबका मान रख देंगे, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू प्लस एक्स वाई जेड, यानी एक्स की जगह क्या करेंगे 9 देंगे, 9 का क्यू जगह, आपका वाई की जगह क्या करेंगे 6 देंगे, 6 का क्यू जगह, और जेड की जगह 4 देंगे, 4 का क्यू जगह, प्लस क्या है एक्स वाई जेड, यानी 9 गुने 6 गुने 4 देखिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। आप कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा ना 1225 आ जाएगा, ठीक है, इसे आप करके देखिएगा 1225 आपको आ जाएगा। तो ये आपका शॉर्ट तरीका है, ठीक है, ये आपका शॉर्ट तरीका है। आप जब इसको फार्मूला आप लगाएंगे तो आपको बहुत लंबा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, फार्मूला यूज करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाए तो क्वेश्चन आपको आसानी से थोड़ा बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 143 है। क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो इतना से पूर्णतः विभाज्य है। सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको क्या करना है एलसीएम निकाल देना है, ठीक है। इसका आप एलसीएम निकालिए 5 6 8 10 12, इसका एलसीएम निकालिए। आप क्या कीजिए आप 200 लगाइए, आपका जगह 3 4 5 6, फिर आप क्या कीजिए 200 लगाइए, 5 6 5 3 3 2 दूनी 4 5 5 2 3 6, फिर आप क्या लगे एक बार 5 से लगाइए, 5 वाला हट जाएगा, फिर आप क्या कीजिए 3 से लगाइए, तब 5 वाला ये हट जाएगा, 3 से लगाए बाद 3 वाला हट जाएगा, आपका जगह कितना आपका जगह 2 गुने 2, एक सेकेंड, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 गुने 2, यानी 2 गुने 2 5 गुने 3 गुने 2, ये आएगा आपका एलसीएम। क्या आएगा आपका जगह 2 दूनी 4 4 3 12 5 दूनी 10, आपका जगह 120 आ जाएगा, क्या आएगा 120 आ जाएगा। तो कह रहा है छोटी छोटी संख्या यानी 120 से ये पूर्णतः सभी संख्या से विभाज्य हो जाएंगे 120। आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन बी आएगा 120। सिंपल था, आपका क्या करना है एलसीएम आपको निकाल देना था, ठीक है, एलसीएम आएगा 120, इसका आंसर क्या होगा बी आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 144 है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यक्ति का वेतन 8100 रुपया से बढ़कर 9000 रुपया हो जाता है, उसके वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। सिंपल है, अब देखिए कितना वृद्धि हुआ है, देखिए 8100 था 9000 हो गया, तो 9000 में 8100 घटाइएगा आपका आएगा 900 आएगा, ठीक है, 900 आएगा, 900 तो आया कितना में 900 वृद्धि हुआ है, तो भाई 8100 में से 900 वृद्धि हुआ है, क्या करेंगे 900 बटे 81 होगा और गुने हो जाएगा आपका 100, 20 कर जाएगा, 9 में 81 आपका जगह 100 बटे 9 आ जाएगा, ठीक है, आपका जगह 100 बटे 9% आ जाएगा, उसे पूर्णांक बदलिए आपका आएगा क्या 11 90 99, आपका 11.1/9% आ जाएगा, ऑप्शन आपका सी आएगा। सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 145 है। क्वेश्चन 145 है, यह क्वेश्चन आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपका हो सकता है कि शुरू में आपको आइडिया भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को कैसे हम सोल्व करेंगे। ऐसे मत करना कि यहाँ से आप एक्स का मान निकालना, ठीक है, और यहाँ से एक्स मान के निकाल के यहाँ पर रखना, भाई ज़िंदगी में क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि आप एक्स का मान निकालेंगे तो आपका अपर में संख्या आएंगे, रूट में आएंगे, ठीक है। अब जब रूट में आएंगे तो यहाँ पर आपको मान रखना होगा, तो बहुत लंबा होगा, बनेगा भी नहीं, बहुत लंबा भी जाएगा और बनेगा भी नहीं। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो भाई देखिए कैसे हम सोल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको लीजिए, ठीक है, इसका मान निकालना है, इसको लिखिए, एक्स का पावर 4 है प्लस आपका 1/8
एक्स स्क्वायर है, ठीक है। भागा क्या है, तो भागा आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब ध्यान दीजिए किससे भाग देना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से भाग देना है। अब यहाँ से क्या कीजिए, इसका मान निकालिए, ठीक है। क्या है आपका, देखिए यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या आएगा आपका, देखिए इस 5 को इधर लीजिए, आपका जगह 5x आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान यहाँ से क्या आएगा 5x आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, ध्यान दीजिए इसको हटाकर हम क्या यहाँ पर 5x नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम इसको हटाकर 5x लिख देंगे, यानी आपका आ जाएगा x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे आपका, यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं 5x। कहाँ से निकाले थे, तो यहाँ से हम निकाले हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान निकालें तो आपका आया 5x, ठीक है। अब क्या कीजिए 5x से दोनों में डिवाइड कर दीजिए, आपका 5 तो कॉमन है तो 1/5 हम कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। x से डिवाइड कीजिए, आपका था x का पावर 4 तो बट्टे क्या होगा x होगा, यहाँ क्या था आपका था एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा बट्टा में x होगा, ठीक। आपका क्या आएगा आपका जो एक x तो आपको यहाँ से उड़ जाएगा, आपका जगह x³ प्लस 1/x³। अब देखिए अब आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन आखिर है क्या। आखिर क्वेश्चन क्या था, ये था आपका यानी x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था, तो आपको थोड़ा सा समझना होगा क्वेश्चन को, थोड़ा सा आप कैलकुलेट करते तब आपका ये आता। अब तो समझ में आ गया कि आप कैसे बनेगा। अब देखिए ये दिया है x³ प्लस 1/x³, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जब x प्लस 1/x का मान क्या होता है, a होता है, तो x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होता है, तो सीधे याद रखिए a³ माइनस 3a के बराबर होता है, a³ माइनस 3a के बराबर होता है। अब देखिए अब हमें पता करना होगा कि x प्लस 1/x का मान क्या है, तो सिंपल है, यहाँ से हम निकाल लेंगे यहाँ से। अब देखिए क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 है। अब दोनों साइड क्या कीजिए x से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। x से डिवाइड करेंगे आपका एक x यहाँ से उड़ जाएगा, आपका आ जाएगा क्या देखिए, और ये आपका देखिए छोड़िए, यहाँ क्या कीजिए ऐसे पहले नहीं कट कीजिए, आप क्या कीजिए अलग कीजिए, ठीक है। उसको आप अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर बट्टे x आएगा माइनस 5x बट्टे x आएगा प्लस 1 बट्टे x आएगा बराबर 0 आएगा। x कट गया, एक x आपका यहाँ से कट गया, आपका आ गया x माइनस एक सेकेंड x माइनस 5 प्लस 1/x बराबर 0। इस 5 को इधर लीजिए, आपका आ जाएगा x प्लस 1/x बराबर 5 आ गया। देखिए आ गया, यानी हमें x प्लस 1/x का मान भी पता चल गया कि ना 5 है। जब आपको x प्लस 1/x का मान पता होता है तो हम x³ प्लस 1/x³ मान कैसे निकालते हैं, तो ये होता है आपका a³ माइनस 3a होता है, a³ माइनस 3a होता है। यानी हम क्या करेंगे यहाँ से मान निकालेंगे, इसका आएगा a³ माइनस 3a आएगा। a³ कितना, एक ना 5 है तो 5 का क्यूब माइनस 3a तो 3 गुने 5 हो जाएगा। आपका जो 125 माइनस 5 या 15, आपका जगह कितना 110 आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से क्या किए हैं कि x³ प्लस 1/x³ का मान निकाल दिए, कितना आया 110 आया। अब देखिए पहले हम इसे कैलकुलेट किए थे, क्या आया था, तो ये आया था आपका 1/5 इंटू x³ प्लस 1/x³ आया था। अभी हम इसका मान निकाले हैं, कितना आया 110 आया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 110 रख देंगे, 5 से काटिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, आपका जगह कितना 22 आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। कितना स्टूडेंट तो इसको देख कर ही डर जाएगा कि आखिर क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे, उसको दिमाग ही नहीं लगेगा कि कैसे सोल्व करेंगे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका 146 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि पहिए का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो यह 12 चक्कर में कितनी दूरी तय करेंगे, लेकिन मीटर में। ध्यान दीजिए पहिया का आपका व्यास दिया सेंटीमीटर में, आपसे कह रहा है कि 12 चक्कर में वो कितने मीटर दूरी तय करेंगे। देखिए आपका कोई पहिया है तो क्या है आपका वृत्ताकार होता है, ठीक है। वो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेंगे, तो जितना इसका परिधि होगा उतना ही दूरी तय करेंगे, ठीक है। तो सिंपल आपका क्या कि जिसको परिधि निकालिए तो एक चक्कर में वो 2πr दूरी तय करेंगे, लेकिन कह रहा क्या 12 चक्कर, तो इसमें क्या करेंगे 12 से हम गुना कर देंगे, इतना आ जाएगा आपका। देखिए 2π का मान कितना है 22/7 लेना है, 22/7 लेंगे। r कितना है, r आपका यानी व्यास है 42, तो त्रिज्या क्या होता है आधा होता है, तो त्रिज्या हो जाएगा 21, ठीक है, गुने 12, ठीक। अब देखिए 7 से करेगा 7 3 21 आपका आ जाएगा, यानी 22 दूनी 44 गुने 12 या 36, आपका जगह 22 दूनी 44 गुने 36
44 गुने 36, ये किस में है, ये आपका सेंटीमीटर में है। ध्यान दीजिएगा, ये किस में है, ये आपका सेंटीमीटर में है, ये आपका सेंटीमीटर में है। इससे आप गुना कीजिएगा, इससे आप गुना कीजिएगा तो आपको आएगा 1584 आएगा। ठीक है, इसे गुना कीजिएगा 1584 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है मीटर में, तो हम सेंटीमीटर से मीटर में कैसे बदलते हैं भाई, 100 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, आपका जगह ना, आपका जगह 15.84 मीटर, क्या आएगा, 15.84 मीटर आएगा। ऑप्शन सी आएगा, 15.84 मीटर होगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका सी आएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 147 है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई बस 50 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 15 मिनट में तय करती है, जबकि कोई कार उसी दूरी को 45 मिनट में तय करती है, तो बस की उसकी चाल और कार की चाल का अनुपात क्या होगा। सिंपल है, देखिए अब ध्यान दीजिए, समान दूरी है, सेम दूरी है, सेम दूरी आपका जब बस से जाते हैं तो उसका समय कितना लगता है, उसको समय लगता है 1 घंटा 15 मिनट। तब 15 मिनट को भी क्या कीजिए, सेकेंड में घंटा में बदलिए, आपका 60 से भाग देंगे, 15 चौका 60, उससे बदलिए तो आपका जगह 5/4 आएगा। क्या, 5/4 आवर आएगा। ठीक है, जबकि आपका वही दूरी आप कार से तय करते हैं तो समय कितना लगता है, तो समय लगता है आपको कितना, 45 मिनट लगते हैं। यानी उसको 60 से डिवाइड कीजिए, 15 या 45, 15 चौका 60, आप पाएगा 3/4, यानी 3/4 घंटा समय लगता है। आपको पता होना चाहिए, यदि आपका दूरी क्या है, सेम है, दूरी यदि सेम है और आपको समय, अब दूरी यदि सेम है और समय आपका अलग अलग लग रहा है, तो उसका चालों का अनुपात क्या होगा, तो भाई जो समय का अनुपात है उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। सिंपल कर देना। ठीक है, जब दूरी सेम हो तो चाल का अनुपात उसका समय का अनुपात का विपरीत होता है। यानी क्या करेंगे हम, देखिए आपका V1 अनुपात V2 क्या होगा, तो T2 अनुपात T1 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, T2 अनुपात T1 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा का समय कितना लगा था, आपका 3/4 आवर लगे थे, और T1 कितना लगा था, 5/4 आवर लगे थे। 4 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3:5 आ जाएगा, 3:5 आ जाएगा। ऑप्शन सी आ जाएगा, 3:5। नेक्स्ट है क्वेश्चन 148 है। क्वेश्चन आपका है कि 9 सेंटीमीटर के एक ठोस धात्विक घन और 5 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 31 सेंटीमीटर बीमा वाले यानी डायमेंशन वाले ठोस धात्विक घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, तो नए घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कारण आपका एक क्या है, आपका एक घन है। ठीक है, एक आपका घन है जिसके प्रत्येक भुजा 9 सेंटीमीटर दिया है, और आपका एक क्या है, घनाभ है। एक आपका क्या है, घनाभ है, और घनाभ का भी आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है। और दोनों को पिघलाकर एक क्या बनते हैं, एक बड़ा आपका घन बनाते हैं। दोनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाते हैं। कर जो बड़ा घन बनता है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए, आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे और ऐसा क्वेश्चन भी बनाए होंगे कि किसी दो चीज़ को पिघलाकर जब किसी तीसरा चीज़ बनाते क्या होता है, तो दोनों का आयतन सेम होंगे। यानी इस दोनों क्या कीजिए, पहले आयतन निकालिए। ठीक है, दोनों का आयतन का योग कर दीजिए और इस आयतन के बराबर कर दीजिए। यहाँ से आपका इसका भुजा आ जाएगा। ठीक है, प्रत्येक भुजा आ जाएगा, और जब प्रत्येक भुजा आ जाएगा तो भाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आ जाएगा। क्योंकि आपका क्या था, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल था घन का 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो पहले भुजा तो निकाल लीजिए। क्या करेंगे, ये दोनों का आयतन पहले निकालेंगे। ठीक है, आपका घन का आयतन था भुजा क्यू, आपका जगह 9 का क्यू हो जाएगा। ठीक है, और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो आपका जगह 5 गुने 13 गुने 31 हो जाएगा। ठीक है, गुने 31 हो जाएगा, बराबर आपका क्या होगा, तो नया जो घन बना इसका आयतन क्या होगा, एक क्यू होगा। भाई एक क्यू होता है तो आपका जगह यानी भुजा क्यू होता है घन का आयतन। यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिए, 9 का क्यू कितना होगा, 729 होगा। 9 का क्यू 729 होगा, और इस तीनों को क्या कीजिए, आप गुना कीजिए। इस तीनों को गुना करेंगे तो आपका आएगा 2015 आएगा। कितना है, 2015 आएगा। अब दोनों को क्या कीजिए, ऐड कीजिए 729 में 2015 को। ठीक है, 2015 को ऐड कीजिए, आपका जगह कितना, आपका जगह 2744 आ जाएंगे। बराबर आपका क्या आएगा, एक क्यू। यहाँ से आप एक क्यू यानी एक का मान क्या आएगा, तो आपका जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2744। ठीक है, इसका क्या होगा, ये होता है आपका किसका क्यू, आपका 14 का क्यू होता है। कितना, 14 का क्यूब रूट होता है, 14 का क्यूब होता है। ठीक है, यहाँ से आपका एक यानी प्रत्येक भुजा कितना आया, 14 आ गया। अब पता होगा आपका कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कि आपका 6 गुने भुजा स्क्वायर होते हैं। तो आपका जगह 6 गुने 14 का स्क्वायर कर दीजिए। 6 गुने 14 का स्क्वायर आपका आएगा 6 गुने 196। 6 गुने 196 आप इसको गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जब इसे आप गुना करेंगे तो आपका आएगा कितना, 1176 आएगा। 1176 आएगा, यानी आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा सी,
1176। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका 149 है। 149 है, क्वेश्चन कर रहा है यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर 11% से बढ़कर 17.5% हो जाता है तो किसी व्यक्ति की वार्षिक आय इतना रुपया तक बढ़ जाती है। सिंपल है, यानी कहने का अर्थ ये है कि अभी आपका रेट कितना था, 11% था, लेकिन आपका रेट बाद में बढ़कर आपका 17.5% हो गया। 17.5% हो गया तो कितना राशि बढ़ गया आपका 1071.2 बढ़ गया। यानी यहाँ पर देखिए कितना परसेंट बढ़ रहा है आपका 17 में से 17.5 में से 11 घटाइए, आपका जगह कितना 6.5% आ जाएंगे। यानी यही आपका 6.5% 1071.2 के बराबर होंगे। यहाँ से आप क्या कीजिए 100% निकाल दीजिए, आपका राशि आ जाएंगे। यानी आपका जगह कितना 1% कितना आएगा, आपका जगह 1071.2 बट्टे आपका जगह कितना, आपका जगह 6.5%। ठीक है, यहाँ से हम क्या लेंगे 100% निकालेंगे तो आपका जगह 271.2 बट्टे 6.5 गुन्ने आपका 100 आ जाएगा। इससे आप कैलकुलेट कीजिए 271.2 बट्टे 6.5 गुने 100। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 16480, यानी आपका जगह 16,480 आ जाएंगे। इसे आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा, ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 150 है और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि यदि ए सी का 1/6 है, कह रहा है ए जो है वो सी का क्या है तो 1/6 है। ठीक है, यहाँ से आपका ए और सी का अनुपात आ जाएगा कितना 1:6 आ जाएंगे। ठीक, फिर कह रहा है बी ए की दुगुनी है, आप कह रहा है बी जो है वो आपका ए के क्या है दुगुनी है। यहाँ से आप बी अनुपात ए निकालिए तो आपका आएगा कितना 2:1 आएगा। यानी बी अनुपात ए आएगा 2:1 आएगा। इससे आप उल्टा भी सकते हैं, ए अनुपात बी में लिखिए तो ए अनुपात बी आपका आएगा कितना 1:2 आएगा। ठीक है, यहाँ से ए अनुपात सी कितना है तो 1:6 है। यानी आपका देखा जाए ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आएगा तो आपका जगह 1:बी कितना है 2 है, 2:6 आएगा। यानी आपका यहाँ से आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया कितना 1:2:6 आ गया। ठीक है, 1:2:6 आ गया। अब कह रहा आपका कि ए बी सी का औसत कितना है 30 है। देखिए ए बी सी का औसत 30 है, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा तो 30 या 90 होगा। ठीक है, अब देखिए तीनों को ऐड करने पर 90 आ रहा तो 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9 यानी 9 पार्ट 90 के बराबर है। यहाँ से एक पार्ट आपका 10 के बराबर होंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है ए और सी के बीच में अंतर कितना है तो भाई ए और सी के बीच में अंतर कितना है तो आपका यहाँ 6 है, ये 1 है, यानी आपका 5 का अंतर है। तो भाई एक पार्ट 10 है तो 5 पार्ट कितना होगा तो 50 होगा, यानी 50 का अंतर होगा। ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन आपका बी आएगा, ऑप्शन बी आएगा। तो ये था आपका घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ये था आपका 69 बीपीएससी के लिए घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसे लगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आपको कितने मार्क आ रहे हैं और आपको 1/3 निगेटिव लेना है। ध्यान दीजिए 1/3 निगेटिव लेना है, यानी आपका 3 क्वेश्चन यदि आपका गलत होता है तो एक जो आपका सही क्वेश्चन है इसका मार्क आपको कट जाएंगे, ये समझिए। तब नेगेटिव मार्क के बाद बताइए आपको कि कितने आपको नंबर आ रहे हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना नंबर जरूर बताइएगा आपको कितने मार्क आ रहे हैं। तो चलिए आज कितना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में।